इस वीडियो में हम देखेंगे एक ओवर पावर एमसी जो कि दोनों दुनिया में ट्रैवल करता है और अपना लेवल को अप करता है। वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसे ही एनिमे आगे कंटिन्यू होगा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसका स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी वक्त को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंग्सवन कॉन्टिनेंट का यूगुओ किंग ही सिटी। कोई आदमी कहता है, हे तुमने सुना क्या, उजी सेक्टर में जो डिसेबल्स बच गए थे वो फिर से किंग ही सिटी में वापस दिखने लगे हैं। दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने उनके बारे में सुना। जो उजी सेक्टर के बचे हुए लोग हैं वो लोगों का खून और उनका मांस को यूज करके अपना डेमोनिक आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। हम जैसे ऑर्डिनरी लोग उन लोगों का हंटिंग टारगेट है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। पहला बंदा कहता है, अरे तुम डरो मत, अभी कुछ दिन से बहुत ज्यादा राइटर्स कल्टीवेटर्स दिखने लगे हैं, वो लोग उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। ये डीमन कल्टीवेटर की मरना डिजर्व करते हैं, इनको पूरा तरीके से मिटा देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है नोमानोआ का मेन कैरेक्टर चूज वन, वो इनर डिसेबल होता है उजी सेट का। वो मन में कहता है, लगता है मैं ज्यादा देर इधर नहीं रह पाऊंगा। मैं उन बास्टर्ड के द्वारा 1 साल से पीछा किया जा रहा हूँ, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। बहुत ज्यादा बुरा लगता है ऐसे जीने में। इस किंग्सवन कॉन्टिनेंट में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई फैमिली कनेक्शन है, और ना ही मेरा कल्टीवेशन का टैलेंट अच्छा है। मेरा कल्टीवेशन का टैलेंट बहुत ज्यादा मीडियोकर है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, फिर फाइनली मैं यूगुओ का सबसे बड़ा सेक्ट उजी सेक्ट में ज्वाइन हो गया। मैं अपना ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, उजी सेक्ट का कोर टेक्निक्स प्रैक्टिस किया, और मैं बहुत ज्यादा दूसरे टेक्निक भी प्रैक्टिस किया, जैसे वर्म कल्टीवेशन, पॉइजन आर्ट्स, डिस्गाइज और कॉर्प्स पपेट्री। मैं फाइनली की डिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गया। बस मैं एक कदम दूर था इनर डिसेबल बनने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में जो हमारे उजी सेक्ट का फर्स्ट एंसेस्टर थे वो बौखला गए और पागल हो गए और कहीं गायब हो गए। इसी बात का 5 बड़े ऑर्थोडॉक्स सेक्टर ने फायदा उठाया और हमारे सेक्टर को डेमोनिक सेक्ट घोषित कर दिया। वो लोग मिलके हमारे ऊपर जॉइंट अटैक किए और हमारे सारे उजी सेक्टर के हायर अप्स को मार दिए। हायर अप्स या तो मारे गए या तो कहीं पे भाग गए या फिर खुद को सरेंडर कर दिया, और जो इस सेक्ट के डिसेबल थे उन लोगों को उन्होंने कुत्तों की तरह मारा, और जो थोड़ा बहुत सरवाइव कर लिए उनको आज तक ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। और सबसे बुरा चीज तो ये है कि मेरा ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और सोल सीजर आर्ट को बहुत ज्यादा खून का एसेंस की जरूरत है, और मुझे अपने कीड़े को खून और मांस देना पड़ता है उसको जिंदा रखने के लिए। अगर मुझे सही टाइम पे ये सारी चीजें नहीं मिली तो मुझे पे क्लास से गुजरना पड़ेगा और मैं पागल हो जाऊंगा और कुत्ते की तरह मारा जाऊंगा। मेरे बॉडी में ऑलरेडी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन इस टाइम मैंने फाइनली मैनेज कर लिया एक जूनियर डिसाइपल को कांटेक्ट करने में, और मैंने उससे कुछ खरीदा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वो कहता है, ब्रदर चूज वन, आप फाइनली आ गए। वो कहता है, ब्रदर आप थोड़ा अच्छे नहीं दिख रहे, क्या सब कुछ ठीक है? एमसी कहता है, क्या तुमने वो चीज लाया अपने साथ? लड़का कहता है, सीनियर ब्रदर आप बहुत ही ज्यादा बहादुर है, आप अभी भी हिम्मत करके हमारा सेक्ट का टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं। अगर 5 बड़े ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को इस डेमन बीस्ट ब्लड बीड्स के बारे में पता चलेगा तो हमारा मरना पक्का। एमसी कहता है, जब से वो 5 बड़े ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हमारे उजी सेक्ट को झूठा इल्जाम लगा के खत्म कर दिए, तभी से हमारा मरना तय हो गया है। तो चाहे हम डेमोनिक आर्ट्स को कल्टीवेट करें या ना करें, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लड़का कहता है, हाँ हाँ ब्रदर चूज वन, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, मैं बस इतना कहूंगा कि ये आइटम बहुत ज्यादा मुश्किल है ढूंढना। एमसी उसके हाथों में एक थैली पकड़ा देता है, कहता है, थैंक यू तुम्हारे हार्डवर्क के लिए। ये डेमन बीस्ट ब्लड बीट बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में दिख रहे हैं, तो ये लो 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन जो हमने एग्री किया था। एमसी तभी मन में सोचता है, ये कुछ सही नहीं लग रहा यार, ये थोड़ा सा गलत फील दे रहा है, और वो अपना पावर से उनको अच्छे से सुनने लगता है। पीछे वाले बंदे बात कर रहे होते हैं। उजी सेक्टर के एक धोखेबाज डिसाइपल को हमारे साथ मिला के बाकी लोगों को बाहर लाने का तरीका ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तो ऐसा है जैसे कि एक सांप ने बिल से बाहर निकाला जा रहा है। ये बहुत ज्यादा मजेदार है। जब हम उसको पकड़ लेंगे हम उसको अच्छे से तलाशी लेंगे और उसके सामान को लूट लेंगे। दूसरा कहता है, हाँ हाँ, उसने जितना भी मेहनत करके अपना रिसोर्स इकट्ठा किया होगा हम वो सारा चीज लूट लेंगे, वो सब हमारा हो जाएगा। हमें इस डेमन कल्टीवेटर्स को मार देना चाहिए, उनका चमड़ी उधड़ देना चाहिए और उनको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए और उनका सारा चीज लूट लेना चाहिए उनसे। एमसी वो सब अच्छे से सुन रहा होता है। एमसी कहता है, जूनियर ब्रदर मुझे अभी भी ब्लड स्पिरिट पिल्स की जरूरत है, क्या तुम उन्हें ला सकते हो?
लड़का कहता है मेरे पास कुछ है तो, लेकिन वो ज्यादातर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स यूज करते हैं अपने आप को हीलिंग करने के लिए। इसका मतलब क्या तुमने अंकल लू और बाकियों को ढूंढ लिया? एमसी कहता है तुम्हें जितना पूछना चाहिए बस उतना ही पूछो। अगर तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट पिल है तो जल्दी से बाहर निकालो। वो लड़का थोड़ा सा घबराते हुए कहता है ब्लड स्पिरिट पिल थोड़ा एक्सपेंसिव है सीनियर ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि आप इसे खरीद पाओगे, है ना? अगर आप मुझे अंकल ल्यू के पास ले चलते हो और हमें उनका प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनके जैसा फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर हमें प्रोटेक्ट करे, तो मैं अपना सारा ब्लड स्पिरिट पिल को फ्री में आपको दे दूंगा और उसके साथ साथ मैं मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन भी दूंगा। एमसी कहता है हाँ ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन तुम्हारे सिंसियरिटी को देख के मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो वो दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी पीछे वाले बंदे कहते हैं हील यंग उसके साथ चला गया, हमने सोचा नहीं था हम इतना बड़ा मछली पकड़ेंगे। उसमें से एक बंदा कहता है अगर हम और एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को पकड़ ले तो हमें इन बड़े सेक्टर से बहुत ज्यादा मेरिट्स रिवार्ड में मिलेंगे, और भाई उससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया चीज, हम उन मरे हुए कल्टीवेटर्स का सारा खजाना लूट लेंगे। ये तो सेल्फ कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा बढ़िया है। तभी वो एक कोर्टयार्ड में आ जाते हैं। वो लोग अंदर चलते हैं, वो लोग सीढ़ियों से चलते जा रहे होते हैं। वो लड़का कहता है सीनियर ब्रदर आप अभी भी बहुत ज्यादा रिलायबल है। ये छोटा सा कोर्टयार्ड और ये अंडरग्राउंड टनल ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ब्रदर और कितना दूर चलना पड़ेगा हमें, हम पहुंचने ही वाले। लेकिन जूनियर ब्रदर अगर तुम्हें इतना ही जल्दी है तो सीनियर ब्रदर तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी कोई उड़ के बाहर नीचे गिरता है। लोग कहते हैं ये देखो हीलियांग उस कोर्टयार्ड से बाहर उड़ते हुए गिरता है। वो कहता है जाओ नीचे जाओ, चुजुआन और लियू जेंसियों दोनों नीचे है, मेरे बारे में चिंता मत करो, लेकिन उनको भागने मत दो, जाओ भागो। उनका लीडर कहता है जल्दी भागो, चलो सबको मारो। वो लोग दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और देखते हैं सूखा हुआ एक इंसान का लाश। वो कहता है मास्टर यहाँ पे एक सूखा हुआ इंसान का लाश है। उसका मास्टर आके देखता है ये कितना ब्रूटली मारा गया है, इसका स्किन और स्कैल्प को उखाड़ लिया गया है। एक मिनट, क्या ये हीलियांग है? अरे भाई उस लड़के ने हमें पागल बना लिया, भागो जल्दी से बाहर। वो जो बाहर बंदा था वो चूजुआन है, हम लोग उसके द्वारा ट्रिक्ड हो गए, उसने हमें पागल बना दिया। हमें किंगी सिटी का आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी अपने फेस से मास्क को उतार रहा होता है। वो कहता है टेम्पररी ह्यूमन मास्क तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है पहनने में। भाई वो तो शुक्र है कि वो लिसनिंग बग के वजह से मैंने उनकी बात को अच्छे से सुन पाया और उनकी प्लान को फेल कर पाया। उस धोखेबाज लियांग ने मुझे तो आज मरवा ही दिया था, लेकिन आज के लिए तो मैं बच गया। लेकिन मैं कब तक ऐसे ही बचता फिरूंगा? क्या मैं ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को ज्वाइन कर लूं क्या? नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपना पाथ चेंज करके ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में ज्वाइन कर लूं तो मुझे अपना सारा पुराना कल्टीवेशन को छोड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है और मुझे बैकलैशेस भी तो झेलना पड़ेगा इसकी वजह से। और इससे ज्यादा तो भाई मेरे जो एप्टीट्यूड है वो राइटिस सेक्ट के टेक्निक के लिए बने ही नहीं है। मैं कितना भी कोशिश कर, चाहे मैं मरते दम तक कोशिश करूँ, फिर भी मैं फाउंडेशन बिल्डिंग तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। सिर्फ डेमन कल्टीवेशन ही मेरे जैसे बंदे को एक चांस दे सकती है इमोर्टलिटी के रास्ते में जाने के लिए। तो मुझे इस डेमोनिक पाथ में गुजरना पड़ेगा। हमें दिखा जाता है एक गुफा का सीन। एमसी कहता है जो भी हो फ्यूचर में, लेकिन आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। मैंने उस धोखेबाज लियांग का स्पिरिचुअल पावर सोख लिया और उसका सारा खजाना लूट लिया। आज तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया यार, ही। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग की बात तो यह है कि उस धोखेबाज लियांग के पास मिस्टीरियस मैजिकल आर्टिफैक्ट उजी सेट का ट्रेजर, इसको उस धोखेबाज लियांग ने चुराया था। कहा जाता है कि ये एक्सट्रीमली हाई ग्रेड का आइटम है, ये आउटर बैटलफील्ड से आया है। लेकिन दुख की बात है कि इसको यूज करने के लिए ना तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर कॉन्स्टिट्यूशन सेम होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी तुम इसको यूज कर सकते हो। दुख की बात है कि आज तक इसको कोई यूज नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूँ मेरे जैसे बाहर दुनिया से आए हुए बंदे को क्या एक मौका मिल सकता है, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? तभी वो अपना पावर वो मिरर में डालने लगता है तो मिरर थोड़ा सा चमकता है। एमसी देख के शौक हो जाता है। वो कहता है ये तो वही मूवी का सीन लग रहा है ना, ये तो वही एपोक्लिप्टिक डिजास्टर मूवी का सीन लग रहा है ना जो मैं इस दुनिया में आने से पहले देख रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर, क्या ये एक इल्यूजन है? तभी वो वहाँ पे टच करता है तो वो उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और पूरी आर्टिफैक्ट के अंदर चला जाता है। वो अंदर आने के बाद एमसी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है ये क्या हो गया? क्या मैं उस मिरर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया हूँ? क्या वो मिरर ने मुझे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया क्या? नहीं, ये तो एक्चुअली मेरा ओरिजिनल दुनिया है यार। लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया?
ऐसा कैसे हो गया? क्या यहाँ पे युद्ध हुआ क्या, या कोई महामारी, या फिर एलियन ने अटैक कर लिया? ये बढ़िया होगा कि मैं कोई सर्वाइवर को ढूंढ लूं और इस सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता करूं। ये वो दुनिया तो नहीं लग रहा जिसमें मैं रहा करता था। क्या ये पृथ्वी ही है ना? तभी वो किसी को देखता है, वो कहता है बढ़िया यार, मैंने किसी सर्वाइवर को ढूंढ लिया। तभी वो देखता है वो एक जॉम्बी होता है। एमसी एकदम शॉक हो जाता है। वो जॉम्बीज एमसी की तरफ आने लगते हैं। एमसी अपने हाथ से ब्लड स्टील वायर को निकालता है और उस जॉम्बी को बीच से काट देता है। एमसी कहता है ये क्या है? ये तो कट गया। ये तो ऑर्डिनरी इंसान से भी बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे जैसे की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर के सामने तो ये लोग तो कीड़े हैं। वो कहता है इंसेक्ट ब्लड, क्या तुम कह रहे हो कि तुम इनको सोखना चाहते हो, इनके खून और मांस को? ये जॉम्बिस को तुम खाना चाहते हो क्या? बाय द वे, जॉम्बिस लोग चल फिर सकते हैं, तो क्या वो लिविंग बींग्स में गिने जाते हैं क्या? मैं सोच रहा हूँ अगर मैं तुम्हें इस जॉम्बिस का खून और मांस खिला दूं तो क्या मेरा कल्टीवेट टेक्निक काम करेगा क्या? तभी उसका इंसेक्ट ब्लड उस जॉम्बी को अब्सॉर्ब करने लगता है और उसका सिर्फ हड्डी बचता है। एमसी कहता है वाह रियली, ये तो काम कर रहा है। लगता है ऐसे खून और मांस तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, ये तुमको सूट करता है। एमसी के पीछे जॉम्बिस आने लगते हैं। एमसी कहता है लगता है अभी से मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे स्किल्स को। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ ये जॉम्बिस। अब मुझे ब्लड का सप्लाई के लिए टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। हमें जॉम्बिस दिखा जाता है। ये जॉम्बिस, ये सिटी, ये पूरा का पूरा दुनिया मेरे लिए एक रिसर्च का बराबर होगा। वो एक इविल सा स्माइल दे रहा होता है। वो फटाक से दौड़ के जाता है और उनके सर को धड़ से अलग कर देता है और कहता है और वैसे भी जॉम्बिस को मारने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। इवन से मुझे कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो ह्यूमन ही नहीं है ना। मैं जितना चाहूँ उतना मेरे डेमोनिक आर्ट्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मैं अपना ताकत को बढ़ा सकता हूँ और मैं इस दुनिया में अल्टीमेट कल्टीवेशन भी पा सकता हूँ, जो कि मैंने अपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। इटरनल लाइफ पाथ। मैंने बस कुछ ही समय में ब्रेक थ्रू कर लिया। की रिफाइनिंग के 4th लेवल से 5th लेवल में पहुंच गया। मेरे जैसे डेमोनिक आर्ट्स प्रैक्टिस करने वालों के लिए ये जगह तो बहुत ही ज्यादा ही ब्लेसिंग है यार। लेकिन खुद ही जाके इन जॉम्बिस को मारना और उनको ऑब्जर्व करना ये बहुत ज्यादा परेशान की बात है। अभी समय आ गया है कि इन कॉर्प्स को मेरे लिए काम पे लगाऊं। वो देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज वीक है बहुत ज्यादा। वो मन में सोचता है लाशों को रिफाइन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा डीप रेजिनमेंट भरा हुआ हो, तभी इन कॉर्प के पास एक अच्छा पोटेंशियल होगा। लेकिन ये लोग तो मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कचरे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है इनके साथ काम करना। चलो मैं इस जगह को टेम्परेरी बेस बनाता हूँ। इतने बड़े मॉल में शायद मुझे कोई सूटेबल टारगेट मिल जाए। वो अंदर जाता है। हमें दिखा जाता है अंदर का सीन। किसी लड़के के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। वो कहता है टाइगर ब्रो प्लीज मुझे बता लो, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम रिसोर्स को कलेक्ट करोगे और उसके बाद मुझे आके बचा लोगे? मेरी मम्मी और मेरी बहन को अभी भी मेरा जरूरत है। मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। वो कहता है ओह डियर, शायद मैं तुम्हें बोलना भूल गया, हमारी मम्मी कल ही मर गई। हमारे जैसे लिंक्वान गैंग एक बुढ़ी 60 साल की बुढ़ी के लिए अपना रिसोर्स वेस्ट कैसे कर सकते हैं? वो लड़के कहते तुमने क्या कहा? वो आदमी कहता है धन्यवाद, अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो लड़का कहता है टेंगू तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। वो आदमी कहता है हाँ क्या सजा? इस दुनिया में तो यही रूल है ना, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। तभी वो साइड में देखता है कोई खड़ा होता है। एमसी कहता है थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारा बॉडी तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो आदमी मन में सोच रहा होता है इस पर्सन का आउटफिट तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। मैंने कभी भी डंगो सिटी में ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना था। आदमी कहता है तुम क्या बोल रहे हो? एमसी कहता है मेरा मतलब है तुम्हारा फिजिक्स बहुत बढ़िया, ये परफेक्ट मटेरियल होगा मेरे कॉर्प्स रिफाइनिंग के लिए, तुम मेरा अच्छा नौकर बनोगे। वो आदमी कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? और वो एमसी की तरफ चाकू से हमला कर देता है। एमसी उसको अपने ब्लड वर्म के पावर से रोक लेता है और उस आदमी का चाकू 2 टुकड़ों में टूट जाता है। वो अपने घुटने पे आ जाता है और मन में सोचता है ये आदमी तो इंसेक्ट को लेके घूम रहा है, क्या ये ट्रांसडेंट है? मैं इसके सामने तो कुछ नहीं। एक वाइज मैन को पता होना चाहिए कि कब फाइट करना चाहिए और कब नहीं। मैं कभी भी इसके सामने नहीं जीत सकता। और वो नाटक करने लगता है मेरा ब्रदर इन लो का नाम झाओ होंग है, मेरा ब्रदर इन लो लिंगवान गैंग का झाओ होंग है, प्लीज उसके लिए प्लीज मुझे जाने दो, तुम इस बैग की सप्लाई को ले सकते हो। हमसे कहता है क्या लिंगवान गैंग? वो आदमी कहता है तुम्हें नहीं पता लिंगवान गैंग के बारे में? लिंगवान गैंग एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है डोंगो सिटी का और मेरा ब्रदर इन लो झाओ होंग उस गैंग का लीडर है और वो भी एक ट्रांसडेंट है। वो मेरे से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एमसी कहता है अगर तुम जैसे नॉर्मल इंसान से वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो मुझे ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वो
अपने ब्लड वर्म से उस आदमी को पकड़ के ऊपर उठा लेता है और अपने फॉर्मेशन के पास लेके जाता है और कहता है, एक बार मैंने अपना सीक्रेट टेक्निक तुम पे यूज कर लिया तो तुम मेरा कॉर्प्स सोल्जर बन जाओगे। वो आदमी कहता है, रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है, तुम क्यों मुझे मारना चाह रहे हो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। एमसी कहता है, क्या तुमने अभी नहीं कहा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वही इस दुनिया में जिंदा रहेगा, तुम्हारे जैसे इंसान को मारने से मेरे कर्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आदमी कहता, नहीं नहीं प्लीज। फिर वो एमसी उस फॉर्मेशन के ऊपर जो बाउल जैसा होता है उसके अंदर डाल देता है और कहता है, सिंपली कहूँ तो मैं परफेक्ट हूँ इन कॉर्प्स बनने के लिए। इन कॉर्प्स का बहुत ज्यादा टेक्निक अलग अलग होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक कॉर्प्स को रिफाइन करने के बाद उसका रिजल्ट अलग अलग होता है और वो यूनिक होते हैं। उनका कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है उनके रैंक के ऊपर और वो किस तरह के कल्टीवेशन का यूज पे किया गया है उसके ऊपर। मेरा मेथड तो ये, मैं वज्रा कॉर्प्स रिफाइनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस किया था जो कि कॉर्प्स पपेट सेक का है। जिस कॉर्प्स को मैं इस टेक्निक से रिफाइन करूंगा वो ब्लेड और स्पेयर्स को चलाने में माहिर होंगे और उनके पास बहुत ही ज्यादा ताकत होगा कि एक बार कंप्लीट हो जाए तो वो की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी एकदम डेमन जैसा बन गया होता है और वो बाहर चिल्लाते हुए आने लगता है। एमसी कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता, मेरा पहला कॉर्प्स रिफाइनमेंट एक सक्सेस रहा। हमें एमसी के हाथों में दिखाया जाता है अप्रेजल, एक लो ग्रेड का मैजिकल टूल जिसको कहा जाता है कॉर्प्स न्यूचरिंग टावर। इसको इन कॉर्प्स को स्टोर करने के लिए और उनको नर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें उस डिमन जैसे दिखने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि ग्रेड 2 कॉर्प्स सोल्जर होता है, कॉर्प्स ऑफ द मिडिल क्रिस्टल इंस्टीट्यूट। उसके पास 2 इनेट स्पेल्स होते हैं जो कि पहला ब्लड थ्रस्ट टेक्निक और गोल्डन लाइट इनकांटेशन। एमसी कहते हैं, नॉट बैड नॉट बैड, ये तो अभी बस ग्रेड 2 में पहुंचा है, लेकिन इसके पास 2 इनेट स्पेल्स है, ये तो मिड टियर का इन कॉर्प्स का कॉम्प्लीमेंट भी है इसके पास। ये एक इजीली ग्रेड 4 का कॉर्प्स सोल्जर को टक्कर दे सकता है और की रिफाइनिंग का 4 लेयर का कल्टीवेटर को भी हरा सकता है कुछ समय के लिए। एमसी कहता है, ग्रेड 2 कॉर्प्स सोल्जर, मैं तुम्हें जियाओ सी बोल के बुलाओ, जाओ बाहर और ज़ॉम्बीज को कलेक्ट करो। जियाओ सी बाहर दौड़ के जाता है और ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, काट पीट देता है। एमसी कहता है, ये कॉर्प्स सोल्जर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा मॉल घूम घूम के ये सबको मारेगा, मैं अब से सिर्फ बैठूंगा और मजे करूंगा। जियाओ सी ज़ॉम्बीज को पकड़ रहा होता है और शॉपिंग करने जैसे शॉपिंग कार्ट में भर भर के इनको इकट्ठा कर रहा होता है। एमसी के पास लाता है और बोलता है, एमसी नूडल खा रहा होता है। एमसी कहता है, तुमने बढ़िया किया, तुमने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करवा दिया मेरे कल्टीवेशन एफिशिएंसी को। एक बार मैं ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लूं तो बाद में जो बचा होगा तुम उसको ले लेना, मैं श्योर हूँ तुम्हें इसे बेनिफिट मिलेगा। वो एक कुत्ते की तरह अपना जीभ लपलपा रहा होता है। एमसी अपने मन में सोचता है कि कौन सोचा होगा कि मेरे जैसा एक इंसान जो कि कैंगजोन कॉन्टिनेंट में मुश्किल से जिंदा रहता था, मुश्किल से सरवाइव कर पाता था, वो इस जगह पे एक पावरफुल फिगर बन गया है और लाइफ और डेथ को मेरे एक की वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। शायद मैं अपने पास्ट लाइफ का सारे डिलीशियस चीजों को फिर से मजा ले पाऊंगा। शुक्र हो जो मुझे ये मिरर मिला, इसकी वजह से मैं ये सारा चीज कर पाऊंगा। यही मिरर मेरे को एक ग्रेट फॉर्च्यून दिलाया। दुर्भाग्य की बात है कि इसके बाद इसका टेलीपोर्टेशन काम करना बंद कर दिया। जब से मैं इधर आया मैं तब से इसके इफेक्टिवनेस को खो दिया हूँ। अगर मैं वापस किंगजोन कॉन्टिनेंट में चला जाऊँ तो मैं फिर से उन राइटर्स सेट के लोगों से ढूंढा जाऊंगा और हंट किया जाऊंगा। अगर मैं यहीं पे छुप के रहूं और एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहूं तो मैं समय के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा और मेरे अपने ताकत को रीगेन कर लूंगा। लेकिन ये ब्लड मिरर मेरे जैसा ही है, इसको भी ताकत की जरूरत है। मैं अपना डेमोनिक आर्ट्स को कल्टीवेट करता रहूंगा इस ज़ॉम्बी के भरे हुए प्लानेट में। जब सही समय आएगा तो मैं रिटर्न करूंगा, तो मैं वापस जाऊंगा। अभी एमसी ऊपर खड़े हुए नीचे देखता है, ज़ॉम्बीज लोग लाइन में खड़े होते हैं। हमें सीन दिखा जाते हैं डोंगू सिटी का हाउ हाई होटल। कोई एक आदमी को कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम ढूंढोगे कि टांगू सिटी में क्या क्या हुआ था इस आधे महीने में। वो आदमी घुटने पे आ जाता है और कहता है, बॉस प्लीज माफ कर दो मुझे। आदमी कहता है, ये एक पूरा महीना होने वाला है। हमें दिखा जाता है लिंगवन गैंग का लीडर झाओ होंग। वो लड़का कहता है, बॉस मैंने ढूंढ लिया ब्रदर हूँ जो मिसिंग हो गए थे, वो करूफाना मॉल में है, लेकिन वहाँ पे अभी बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। मैंने अपना 2 आदमी को वहाँ पे भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वो लोग भी मिसिंग हो गए। लगता है वहाँ पे एडवांस ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। आप मुझे दोष नहीं दे सकते बॉस,
प्लीज मैं इनसे लड़ नहीं सकता। तभी उनका बॉस उसके उल्फ को सहलाता है, कहता है तुमने सही कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आफ्टर ऑल तुम एक सुपर ह्यूमन नहीं हो। वो लड़का कहता है थैंक यू बॉस, थैंक यू। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे जैसे यूजलेस ऑर्डिनरी लोगों को अपने पास रखना नहीं चाहता। तभी उसका उल्फ आता है और उसको कच्चा खा जाता है। उनका लीडर कहता है चाहे मरा हो या जिंदा उसको ढूंढ निकालो। वांग बाओ, दाह्यूंग और एर ही को अपने साथ लेके जाओ। जियारुआ मॉल में कहीं और का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक गाड़ी सारे लाशों को टकराते हुए जा रहा होता है। वो होता है गैंग लीडर और अपने दोनों वुल्फ वेस्ट को लेके आता है। कहता है स्ट्रेंज, ये ज़ॉम्बी ऐसे मरे पड़े क्यों है? तुम दोनों जाओ अंदर, देख क्या है। उसके दो बीस्ट अंदर जाते हैं। वो मन में सोचता है ये थोड़ा वियर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा भी खून की बात नहीं आ रही, चलो आगे चलते हैं। और देखो वो आगे आता है, कहता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही तेज खून की स्मेल आ रहा है। व्हाट द हेल, ये चीजें क्या है? हमें दिखाया जा खून डब्बों में भरा हुआ होता है। उसके उल्फ भौंकने लग, वो ऊपर देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज को रस्सी से लटकाया गया होता है। वो आदमी शॉक हो जाता है, कहता है ये क्या है? क्या ये एक इंसान ऐसा कर सकता है? क्या इसका मतलब टांगो यहाँ पे हार गया? उसका चेला कहता है बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? बॉस कहता है चाहे ये ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी के द्वारा हो या किसी और के द्वारा, मैं तो बदला लेके ही रहूंगा। उनका हिम्मत कैसे हुआ चाओ होंग्स के बंदों को हाथ लगाने? चाओ होंग्स के साथ पंगा लेना मतलब लिंगवान गैंग के लीडर यानी मेरे से पंगा लेने जैसा है। वो अपना ऑरा रिलीज करता है, कहता है तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं कल्प्रिट को ढूंढ ना लेता। चलो उनको ढूंढो और उनको जिंदा मारो। हमें कंगजुन कॉन्टिनेंट का सीन दिखा जाता है। एमसी टेलीपोर्ट करके वहाँ पे आ जाता है तो कहता है आई एम बैक। मैंने जैसा सोचा था, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। वो पीछे देखता है, कहता है ये तो सेंगवान का फैमिली है फिर से, आखिर वो कब रुकेंगे? वो बंदे कहते हैं चूजो, क्या तुम सच में भाग रहे हो? लास्ट टाइम तुम हमारे सामने से भाग गए थे और उसके वजह से सु सिक्वान ने हमें सजा दिया था। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमने तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लिया। अब तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं है। एमसी कहता है एक मामूली से 5th लेवल फाउंडेशन का बंदा मेरे आगे बोलने का साहस कर रहा है, कितना एरोगेंस है। वो लोग एमसी के चारों तरफ घूमने लगते हैं, चलो अटक करो। फिर एमसी अपना पावर रिलीज करता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा अपग्रेडेड ब्लड स्टील थ्रेड, और अपना ब्लड वार्म को निकाल के सारे बंदों को जकड़ लेता है। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्या तुम की रिफाइनमेंट का 4th लेवल में नहीं हो क्या? एमसी कहता है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, मेरा कल्टीवेशन 6th लेवल में पहुंच गया अब तो। वो लोग कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बस 3 दिन हुआ है, तुमने की रिफाइन के 6th लेवल पहुंच गया है, ये तो नामुमकिन है, सिर्फ 3 दिन में। एमसी कहता है क्या सिर्फ 3 दिन हुआ है? मैं तो उस ब्लड मिरर के अंदर 1 महीना रहा और यहाँ पे बस 3 दिन गुजरा है। लगता है कि वहाँ का और यहाँ का टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 1 दिन मतलब उस दुनिया का 10 दिन बराबर है। एमसी कहता है चलो मैं तुम्हें पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पीछे और भी री-इन्फोर्समेंट आ रहे हैं? क्या तुम्हारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का मास्टर भी तुम्हारे साथ आ रहा है? वो लोग कुछ नहीं कहते। एमसी कहता है क्या तुम लोग जवाब नहीं दोगे क्या? और वो अपना पावर यूज करता है और उस बंदे को और जकड़ लेता है टाइट से और उसको वहीं पे काट डालता है। बाकी लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं। उसे कहता है अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, हम ही लोग हैं, यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। मास्टर को लगा कि हम कुछ ही लोग तुमको ठिकाने लगा देंगे तो वो नहीं आए। उनसे कहता है क्या सच में? तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने पावर से सब लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लोग कहते हैं चूज वन, तुमने कहा था तुम हमें छोड़ दोगे। मुझे कहता है क्या तुमने उसे यकीन भी कर लिया? आफ्टर ऑल मैं एक रूथलेस कोल्ड ब्लडेड डेमन कल्टीवेटर हूँ, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? फिर वो अपने ब्लड इंसेक्ट से उनको ऑब्जर्व करने लगता है और मन में सोचता है जब मैं पहली बार इस ब्लड मिरर को पाया तभी मेरे पास एक सिंगल ब्लड लाइन था, लेकिन जब मैं कल्टीवेशन का 6th लेवल में पहुंच गया तो मैंने इनने टेक्निक ब्लड नरिशमेंट भी सीख लिया और उसके साथ साथ मेरे पास 3rd लेवल का ज़ॉम्बी है जो कि मेरा ट्रम्प कार्ड है। इन कैंगजन कॉन्टिनेंट के लोगों के नजरे मेरा कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वो थोड़ी जानते हैं कि मेरा एक दुनिया है जहाँ पे मैं 10 गुना ज्यादा ब्लड कंज्यूम कर सकता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेक थ्रू करूंगा और अपना लाइफ को बढ़ाऊंगा। उस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में मुझे बहुत ज्यादा ब्लड मिलते हैं। हालांकि उस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में मुझे बहुत ज्यादा ब्लड मिलता है, लेकिन अभी भी मुझे कॉर्प्स को रिफाइन करने के लिए मटेरियल्स और स्पिरिचुअल हर्ब्स और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे कैंगजन कॉन्टिनेंट से अभी भी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब ब्लड मिरर एनर्जी को गेन करेगा तो मैं
मैं सारा चीज और सारा मटेरियल लेके जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कैंगजोन मार्केट। एमसी मार्केट आया होता है और मन में ही सोच रहा होता है एक कॉर्प्स को रिफाइन करने का मटेरियल मैंने सारा चीज इकट्ठा कर लिया है और मैं हेवनली ट्रेजर्स को भी अपने साथ ले लिया है। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आइटम यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है ऐसी मार्केट में। लगता है मुझे कोई स्पेशल चैनल के द्वारा इसको ढूंढना पड़ेगा। तभी एमसी मन में सोचता है क्या कि वही ऊजी से का टोकन नहीं है क्या विथ रेड बॉल। और वो शॉप पे आ जाता है और कहता है फेलो डाउश ये किलोंग मेलन्स कितने का मिलता है। वो आदमी कहता है 7 रुपया छोटे का, इसका प्राइस 2 स्पिरिट स्टोन है। एमसी कहता है क्या ये मेलन का स्किन गोल्ड से बना हुआ है क्या, या ये तरबूज के अंदर सोना निकलेगा क्या। आदमी कहता है क्या तुम्हें लगता है अभी भी किलोंग तरबूज बचे हुए, ये ऊजी सेक्टर से ढूंढ ढूंढ के लाया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, मैं नहीं सोचता कि ये एक्सपेंसिव है। एमसी कहता है ठीक है मेरे लिए एक निकाल दो। क्या ये तरबूज अच्छे से पक गए हैं। ठीक है ये देखो ये कैसा है। एमसी कहता है क्या ये अच्छे से पके हुए हैं, मेरे पास एक हर्ब स्टैंड है तो इसका बीज कैसा है। आदमी कहता है क्या हमारे पास एक हर्ब स्टैंड है। एमसी कहता है मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या ये तरबूज अच्छे से पका हुआ है। वो आदमी शौक होके कहता है तुम अगर ज्यादा पैसे दोगे तो मैं इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी का तरबूज लेके आऊंगा, मेरे वेयरहाउस में पड़े हुए हैं। एमसी कहता है ठीक है मुझे ले जाओ दिखाने के लिए। तभी वो दूसरे जगह में आ जाते हैं। आदमी कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कौन सीनियर ब्रदर है। एमसी अपना टोपी निकलता है, दिखते चूज वन। आदमी कहता है क्या ये सीनियर ब्रदर है, मैं चेंजलोंग हूँ, आप ही के बैच में ऊजी सेक्ट में ज्वाइन हुआ था। मैं सोचा नहीं था कि सीनियर ब्रदर मुझे पहचानेंगे, मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता था सीनियर ब्रदर। और वो एक्साइटमेंट में एमसी के चारों तरफ घूमने लगता है। कहता है पहले जितने भी आउटेड डिसेबल्स थे उनमें से सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता था वो सीनियर ब्रदर चू ही थे। मैं आपको खुद का रोल मॉडल मानता था, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिस बंदे के साथ अपना सिग्नल को एक्सचेंज कर रहा हूँ वो सीनियर ब्रदर चू होंगे। तो कहता है अंकल ल्यू और बाकी सीनियर ब्रदर अभी वो फैमिली के मैनर में छुपे हुए हैं। वो टेपिंग टाउन के मास्टर से 3 दिन पहले जब ये न्यूज फैला तुमने मार दिया उस ट्रेटर उस एलियन, उस न्यूज से हमारे लोगों का स्पिरिट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। थर्ड एल्डर के डायरेक्ट डिसाइपल अंकल ल्यू जेंजियोंग जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में है वो अभी भी जिंदा है। उनका डिसीजन तो बहुत ज्यादा बढ़िया था। नो वंडर कि सेंगिंग सेक्ट उनको अभी तक ढूंढ नहीं पाया, चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले। वो तो उन्हीं के टेरिटरी के अंदर ही छुपे हुए हैं। इसी को कहते हैं कि एक अच्छा हिडन इन प्लेन साइट। बाद में कहते हैं सीनियर ब्रदर चू आप हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, अभी ही हम ऊजी सेक्ट कल्टीवेटर्स को एक साथ मिलके रहना चाहिए सरवाइव करने के लिए। एमसी कहता है नहीं मैं बस यहाँ पे एक चीज लेने आया था। आदमी कहता है हाँ सीनियर ब्रदर चू आप क्या खरीदना चाहते हैं। एमसी कहता है मैं खरीदना चाहता हूँ एक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे। वो आदमी चौंक जाता है, कहता है क्या ये तो वही एरे है ना जिसको कि ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। ये तो डेमोनिक कल्टीवेटर बड़े तरीके से ब्लड सेक्रीफाइस को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो लोग 10,000 लोगों को ब्लड और सोल्स को लेके बनाते हैं ताकि वो एक यंग लड़के के फाउंडेशन को एक 100 साल के उम्र जैसा बना सके। एक बार क्या हुआ कि डेमोनिक सेक्ट का लीडर एक सिटी के 3 लाख लोगों पे ये कास्ट कर दिया सोल स्टीलिंग ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन। ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि एक की रिफाइनिंग के बंदा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके पास इतना ज्यादा खतरनाक पावर है कि ये एक एंटायर सिटी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से कलामिटी आता है और इसी के वजह से हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया राइटियस पाथ के द्वारा। एमसी मन में सोचता है अगर मैं इस फॉर्मेशन को ढूंढ लूं और इसको पॉजेस कर लूं और इसको इस्तेमाल करूं ज़ॉम्बी वर्ल्ड में तो ये हेवन के माइट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो आदमी कहता है ब्रदर चू आप 5 बड़े मेजर ऑर्थोडॉक्स से इस चीज को ध्यान से स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट कोई डेमोनिक आर्ट्स यूज कर रहा है कि नहीं। मुझे डर लग रहा है कि अब जब भी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करोगे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के कल्टीवेटर तुम्हारे पास आ जाएंगे। एमसी कहता है चिंता मत करो यार जूनियर ब्रदर, तुम बस मुझे बताओ तुम्हारे पास वो है कि नहीं। वो आदमी कहता है हाँ ब्रदर मेरे पास है। हमें दिखाया जाता है ऊजी सेक्ट का सीक्रेट स्ट्रॉन्ग होल्ड। वहाँ पे कोई कहता है ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन मेरे पास एक है लेकिन मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम जूमिंग होता है, वो ऊजी सेक्ट का 7 रैंक का इनर डिसाइपल है। एमसी कहता है नो वंडर कि ब्रदर चेन थोड़ा सा हेजिटेट किए ये बोलने में, क्योंकि ये सेलर तो जूमिंग जियांग है। इस लड़के का और मेरा कुछ ठीक से बनता नहीं है, हमारा हमेशा झगड़ा होता है रिसोर्स को लेके। वो मरे जा रहा है मुझे फेल होके मरता हुआ देखने को,
लेकिन इस टाइम जियांग मैं यकीन करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तभी वो अपने जेब से ब्लड पीएल्स को निकालता है। वो दोनों देख के शौक हो जाता है और कहते हैं इतने ज्यादा ब्लड पीएल्स, तुमने कितने लोगों का जान सेक्रीफाइस किया है इसको पाने के लिए। इतने ज्यादा ब्लड पीएल्स, तुमने कितने लोगों का सोल सेक्रीफाइस किया है। इस बैग को देख के लग रहा है कम से कम 1000 लोगों के सोल्स को कंज्यूम करके बनाया है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि सिंगिंग सेट के नाक के नीचे से भी हमारा जूनियर ब्रदर चू का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है हाँ हाँ हाँ। दूसरा आदमी मन में सोचता है डैम चूजुआ, क्या तुम हमेशा मुझे सरपास करोगे क्या। वो कहता है चूजुआ मुझे 200 ब्लड पीएल्स दे दो और मैं तुम्हें ये ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन बेच दूंगा। हमसे कहता है hey, तुमको ज्यादा लालची नहीं हो रहे क्या। बाजू वाला बंदा कहता है एक बेसिक फॉर्मेशन से 8 ब्लड पीएल्स का मिलता है मार्केट में, और वैसे भी हम तो साथी मेंबर है सेक के। जूमिंग ये कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हो क्या तुम। जूमिंग कहता है अगर हमारा खून के रिश्तेदार भाई भी हो, लेकिन हमें अपना अकाउंट्स को अच्छे से सेटल करना चाहिए। मुझे पता है हम लोग सर्वाइविंग मेंबर है ओजी सेक के, लेकिन मेरे पास सिर्फ ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन ही है, इसके बिना मेरे पास और कुछ नहीं है। एमजी कहता है जूमिंग क्या तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रहा है क्या। तुम्हारे पास जो ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन है वो एक कचरे के बराबर है। अगर तुम इसको इस्तेमाल नहीं करोगे इसका वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन ब्लड पीएल्स तुम्हें अर्जेंटली चाहिए। इसके बिना तुम जल्द ही की डिवाइशन में सफर करोगे। तो मुझे सच बोलो तो किसको इसकी ज्यादा जरूरत है। जूमिंग कहता है फाइन, मैं तुम्हें 80 ब्लड पीएल्स में इसे बेच दूंगा ये ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन। मुझे कहता है नहीं 60 ब्लड पीएल्स। जूमिंग कहता है क्या तुम इसको प्राइस को घटा रहे हो। मुझे कहता है अगर तुम्हें बेचना नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। जूमिंग कहता है रुको रुको, मैं थोड़ा फिर से सोचना चाहता हूँ। एमजी कहता है लेकिन करेंटली इसका प्राइस बस 50 है। जूमिंग गुस्सा हो जाता है, कहता है 50 ही है, ठीक है डील है। एमजी कहता है तुम एग्री करके बहुत अच्छा डिसीजन लिए। एमसी मन में सोचता है अब ये ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन मेरा हो गया, जबकि मेरे पास बहुत ज्यादा ब्लड पीएल्स बचा हुआ है, तो मैं क्यों ना खुशी से कुछ दान कर दूं। और वो अपने सीनियर ब्रदर को कहता है सीनियर ब्रदर वही हुआ, अगर आपको ब्लड पीएल्स चाहिए क्यों ना हम एक्सचेंज कर ले स्पिरिट स्टोन के साथ। उसका सीनियर कहता है वेल थैंक यू जूनियर ब्रदर चू, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ब्लड पीएल्स की। इन चीजों की वैल्यू तो सोने से भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं तुम्हें एक्सचेंज में 30 स्मॉल स्पिरिट स्टोन दूंगा। हमसे कहता है डील, ठीक है। वो अपने मन में सोचता है इस रिसोर्स के साथ जब मैं फिर से उस ज़ॉम्बी प्लैनेट में लौटूंगा तब मैं अपने कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी बढ़ा पाऊंगा। तभी वो बाहर निकल जाता है। उसका सीनियर कहता है जूनियर ब्रदर चू, क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं रहोगे, क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे। वो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसका हमारे साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। मन में सोचता है अच्छा हो या बुरा हो ल्यू साइन का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, ये सिर्फ लोगों से अटेंशन लेके आएगा। राइटियस सेक्ट के लोग इसको बहुत ही ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे। हमसे कहता है कोई जरूरत नहीं। और वो अपने मन में सोचता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर्स जो मेरे पीछे मुझे हंट करने के लिए आए थे, अगली बार इनको ऐसे नहीं मिलेंगे। तभी कोई पीछे से कहता है तुम वही रुक जाओ, हम लोग सन गैंग सेक्ट के एल्डर के ऑर्डर से यहाँ पे आए हैं। हमें लगता है कि वो फैमिली बाकी बचे सर्वाइवर को यहाँ पे पनाह दे रही है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो देख के शौक हो जाता है। रिफाइनिंग का 7th लेवल मोटा बंदा सोचता है अगर हम 4 लोग भी मिल जाए तो भी हम इनके सामने कुछ टिक नहीं पाएंगे। एमसी मन में सोचता है मैं अभी ही इसको सोच के चिंता कर रहा था और ये लोग अभी ही आ गए। मैं चाहूँ तो यहाँ से बच के निकल सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही लोग यही रहेंगे, क्या मैं इनको रोकूं। तभी जूमिंग कहता है फेलो डाओइस्ट, ये जो टोपी वाला बंदा है यही डेमोनिक कल्टीवेटर है, तुम चूज वन हो ना। और वो वहाँ से भाग के चला जाता है। उसका सीनियर ब्रदर गुस्सा हो जाता है जूमिंग तुम बास्टर्ड। एमसी अपने मन में सोचता है मैं इतना भी ज्यादा रूथलेस नहीं हूँ, जूमिंग मुझे फिर से फंसा गया अगर ये ऐसा ही है। और वो अपना हेड को फेंक देता है और कहता है सीनियर ब्रदर वही जूनियर ब्रदर चेन, हम लोग पकड़े गए हैं, प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग चलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ, प्लीज हेजिटेट मत करो, जल्द ही मेन फोर्स यहाँ पे आने वाले हैं, जल्दी जाके अंकल ल्यू को इन्फॉर्म करो और यहाँ से अपना लोकेशन चेंज करो। उसका सीनियर कहता है ब्रदर चू तुम्हारा अच्छा कर्म भूला नहीं जाएगा। सोल्जर्स कहते हैं उसके पीछे मत जाओ, कि वही चूज वन जो कि अंकल सनसी के हाथों से लास्ट टाइम भाग के गया था, उसके सर की कीमत बहुत ही ज्यादा इन कचरों से। वो सोल्जर कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे जैसे एक डेमोनिक कल्टीवेटर को अपने आप को
सैक्रिफाइस करते हुए देखूंगा। एमसी कहता है डेमोनिक कल्टीवेटर्स अपना प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मारने के लिए। अगर मैं उनको बचाऊंगा तो मुझे ये बहुत ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट करे, तो मैं इसका एडवांटेज क्यों ना लूं। वो सोल्जर कहता है हाँ, ये तुम्हारे तुच्छ कल्टीवेशन लेवल से तुम्हारे पास क्या फ्यूचर रह गया है, आज के दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा और तुम मारे जाओगे। एमसी कहता है हाँ ऐसा है, और वो अपना ब्लड वार्म को निकालता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक सोल्जर के तलवार को पकड़ लेता है। सोल्जर सोच रहा होता है ये ब्रैड बहुत ज्यादा ट्रिकी है। कहता है तुम दोनों जल्दी से एमसी के पीछे दोनों तलवार लेके आते हैं। कहते हैं तुम मर जाओ। एमसी अपना स्पेल इस्तेमाल करते हैं ज़ियाओहू लाइट, तभी वो अपना डेमन कॉर्प्स को समन करता है। डेमन कॉर्प्स आता है, वो दोनों सोल्जर्स के सर पकड़ लेता है और सोल्जर्स सोच रहे होते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, क्या उसका साथी इसको छोड़ के नहीं भाग गए थे क्या। एमसी कहता है ये कितना रिडिकुलस है, कैसे सोच सकते हो, मेरे जैसे एक डेमोनिक कल्टीवेटर, क्या मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड नहीं होगा क्या। ठीक है अभी तुम्हारी बारी है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा स्टोरेज पाउच मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हमें दिखाया जाता है वो फैमिली का सेपरेट रेसिडेंस, सभी लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। अंकल लीडर कहता है क्या तुमने चूज वन को पीछे छोड़ दिया अकेले, मुझे पता है हम लोग डेमोनिक कल्टीवेटर से और हमारा सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और हम भी छोटे से नाव में हैं, लेकिन फिर भी चूजियन टॉप 10 इनर डिसाइपल के अंदर आता था और वो हमारा बहुत ज्यादा मदद कर सकता था, हमें एक साथ रहना चाहिए था। हमें दिखा जाता है ऊजी सेक्ट के एल्डर को जिनका नाम लियो जेंजियोंग होता है। जूमिंग कहता है आपका ये डिसाइपल बहुत ज्यादा फोर्स हो गया था उस सिचुएशन की वजह से, अगर मैं वैसा नहीं करता तो हम सारे लोग मारे जाते हैं। सेक्ट एल्डर कहता हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, मैं सेंस कर सकता हूँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का ऑरा हमारी तरफ ही आ रहा है, लगता है मेरे लिए आ रहा है। उसके डिसाइपल्स कहते हैं हम लोग आपके साथ हैं अंकल मास्टर। उनके एल्डर कहता है नहीं, तुम्हारे कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से तुम एक यूजलेस हो, मेरे तुम कुछ भी काम नहीं आओगे, तुम ऊजी से का लास्ट होप हो, तुम ही ओजी सेक्ट को रिवाइवल कर सकते हो, तुम्हारी सेफ्टी ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, मैं तुम्हारे लिए उनको रोकता हूँ, मेरी कमांड को सुनो, सारे डिसाइपल इमीडिएटली यहाँ से भाग जाओ और व्हाइट मैंग माउंटेन में जाके इकट्ठा हो जाओ। वो लोग कहते हैं हाँ जी मास्टर। तभी राइट सेक्ट के एक एल्डर आ जाता है, कहता है लिu ज़ेंजियोंग तो तुम इधर छुपे हुए हो, ऐसे समय में तुम अपना डिसाइपल लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, हा 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 हा, ज्यादा सोचो मत, मेरे लोग कम्प्लीटली इस किंगी सिटी को चारों तरफ से घेर लिए हैं, तुम्हारे कोई भी डिसाइपल यहाँ से बच के जा नहीं पाएंगे। तभी वो भागते हुए रुक जाते हैं, कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ भागना चाहिए। जूमिंग कहता है साथ ही सीनियर मास्टर का प्रिंसिपल यही है कि सबसे ज्यादा डेंजरस जगह ही सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है, तो हम एपिंग स्क्वायर में चलते हैं, एनिमी कभी भी नहीं सोचेगा कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, तो वो जगह पे गार्ड नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ हम इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा के चूज वन के लाश को भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो मोटा बंदा गुस्सा हो जाता है, तुम कचरे, तभी हम देखते हैं वो लोग देख के शौक हो जाते हैं, तो कहते हैं ये तो उन सेनली सेक्ट के कल्टीवेटर्स का लाश है, क्या किंगी सिटी में ऐसा भी कोई है जो कि ऐसा कुछ कर सकता है। वो मोटा वाला बंदा कहता है क्या सीनियर जू ये किए हैं। जूमिंग कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को एक झटके में मारा गया है, एक की रिफाइनिंग स्टेज के 8वें लेवल का बंदा ही ये ऐसा कर सकता है, तो ये चूजिंग कैसा हो सकता है। उनका सीनियर कहता है अभी हमारे पास चिंता करने के लिए वक्त नहीं है, एनिमी अभी तक गए नहीं है बल्कि यहाँ पे मारे गए हैं, तो जल्द ही बहुत ही ज्यादा और भी बैकअप आने लगेंगे, तो सभी लोग इस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करो और जल्दी से यहाँ पे भाग चलो। हमें दिखाया जाता है टैपिंग माउंटेन का पास का जगह, उनमें से मोटा वाला बंदा कहता है मास्टर लिu वापस आ गए। वो बंदे कहते हैं जल्दी से कोई हीलर को बुलाओ उनके लिए। एल्डर कहते हैं मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत चोट लगा है बस, मैं इसको ज्यादा एस्केप नहीं कर पाया, लेकिन तुम सब लोग किंगी सिटी को चारों तरफ से सिनली सेक्ट के फोर्स के द्वारा घेरा गया था, तुम कैसे मैनेज किए वहां से वापस भाग आने में, और तुमने तो कोई एक भी पर्सन को लूज नहीं किया, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सीनियर ब्रदर कहता है शुक्रिया सेक्ट के प्रोटेक्शन की वजह से हम सारे डिसाइपल मैनेज के वहाँ पे अच्छे से वापस भाग के आ सके। जब हम वहाँ पे जा रहे थे तभी हमने देखा कि सेनली सेक्ट के डिसाइपल मारे गए थे, किसी ने उन्हें मार दिया था। एल्डर कहता है क्या ऐसा भी कुछ हुआ, क्या यहाँ से कोई एक्सपर्ट जा रहा था क्या। और कहता है तो चूज वन कहाँ है। सीनियर कहता है ये डिसाइपल नहीं जानता, जल्दी में हम आए तो हम देख नहीं पाए कि ब्रदर चूज वन किधर है। जूमिंग कहता है चूज वन से 4th लेवल पे है की रिफाइनिंग स्टेज में, 3 बंदों के साथ फाइट करते करते वो मिट्टी में मिल गया होगा। मोटा वाला बंदा कहता है जूमिंग तुम, ये सब तुम्हारी गलती है, हमारे वजह से सीनियर चूक मारे गए, तुम्हारे पास हिम्मत कैसे हुआ कि तुम ऐसा बोल सको उन्हें। एल्डर कहता है चूज वन, मैं उसको याद करूँ तो वो 10th रैंक में था इनर डिसाइपल में, उसका एप्टीट्यूड
हो सकता है ऑर्डिनरी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ बुरा हुआ होगा। वो हुआ एक बार ये सब चीज शांत हो जाए तो कुछ लोगों को लेके जाओ और उसके बारे में पता करो। अगर तुमने उसको ढूंढ लिया तो उसको लेके आओ हमारे पास। ये बढ़िया होगा कि वो हमारे साथ ही रहे। जब से ये सेक्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है तब से वो अकेले ही घूम रहा है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये कितना डिफिकल्ट हुआ होगा इसके लिए। उसके लिए हमें उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है। एमसी हंस रहा होता है, हा 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 हा, लाइफ कितना ही अच्छा है, ये तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। 800 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 2 मिड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन, मेज फॉर्मेशन जो कि सुटेबल है एक केव ड्रिलिंग के लिए। सरप्राइजिंगली इसके पास तो 10,000 सोल बैनर है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल सेट का ट्रेजर है। ये एक इंसान के कर्मा के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ऐसे मिड ग्रेड के 10,000 सोल बैनर बनाने के लिए पता नहीं कितने ज्यादा लोगों को मारा गया होगा और उनके सोल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके सोल को रिफाइन किया गया होगा। तो सेनली सेक्ट के राइटियस कल्टीवेटर इतने ज्यादा लालची है कि वो इसको सीक्रेटली छुपा के रखे हैं इसके पावर के वजह से, और इसको अंधेरे में रिफाइन किया गया है। हाउएवर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। मैं इसको ज़ॉम्बी प्लेनेट में लेके जाऊंगा और मैं उन ज़ॉम्बी से उनके सोल्स को निकालूंगा। एक बार ये 10,000 सोल बैनर फुल रिफाइन हो गया तो टेंस ऑफ मिलियन वीडियोस भूत इससे उठेंगे एक तूफान जैसे, और एक पावरफुल ट्रम्प कार्ड बनेंगे मेरे लिए। मुझे जो जो आइटम्स की जरूरत थी यहाँ पे सारा चीज मैंने गैदर कर लिया और ब्लड मिरर भी फुल हो गया है, तो मुझे चलना चाहिए अभी। ज़ॉम्बी प्लेनेट मैं आ रहा हूँ। तभी वो टेलीपोर्ट करके ज़ॉम्बी प्लेनेट में आ जाता है। देखता है रुको, मुझे अपने टाइम को कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने 2 महीने पहले इसको छोड़ के गया, लेकिन इसको ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। कॉर्प्स लोग ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे। लगता है कोई जानबूझ को आग लगाया है। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ और इन कॉर्प्स को रिफाइन करके यहाँ पे गार्ड करवाने के लिए खड़ा करता। मेरा सारा खाना उन्होंने जला दिया है। जिस कमीने ने भी ये किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों ने मेरा सारा सप्लाई लूट लिया है और मेरे सारा चीज को आग लगा दिया है बिना किसी वजह के। जाओ मेरे को रिपोर्ट करो, इधर आओ जल्दी। जाओ रोर करके आता है। हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़का और लड़की कहता है प्लीज हमें मत मारो। हमने सच में नहीं देखा कि जियारू फना में कौन अंदर गया कौन बाहर आया। ब्लू वाला कहता है जबकि तुम बोल रहे हो तुमने नहीं देखा है, तो मैं तुम्हें जिंदा रख के क्या ही करूं। लड़की सर तुम्हारे लिए कुछ यूज है, मैं तुम्हें यूज कर सकता हूँ। लड़की कहता नहीं प्लीज प्लीज। अभी अपना एमसी का कॉर्प सोल्जर उसके पीछे आ जाता है गुर्राते हुए गुस्से में। वो लड़का पीछे देखता है, एकदम डर जाता है, और वो जो सामने बंदे बैठे होते हैं वो लोग डर के दौड़ के भागने लगते हैं। कहते हैं हाई लेवल का ज़ॉम्बी है, भागो यहाँ से। वो गैंग का मेंबर कहता है प्लीज नहीं, वेट, ये ज़ॉम्बी तो एंग्यू है। तभी वो ज़ॉम्बी उस गैंग के मेंबर को पकड़ लेता है और गैंग मेंबर कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। तभी वो बंदे को एमसी के पास लेके आ जाता है और उसको नीचे पटक देता है। एमसी कहता है हाँ तुम इतने जल्दी वापस आ गए। जियाओ कुत्ते की तरह एमसी के पास आके एक बैठ के अपने सर को सहलवा रहा होता है। गैंग मेंबर कहता है हे तुम कौन हो और तुम ब्रदर हु को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एमसी कहता है तो क्या हो गया, मैं कंट्रोल कर लिया तो क्या तुम जियाओ को जानते हो, क्या तुम भी उस गैंग के पार्ट हो, क्या तुम ही लोगों ने इस जगह को आग लगाया है। गैंग मेंबर कहता है हाँ तो क्या है इस बारे में। एमसी और वो ज़ॉम्बी गुस्से में कहता है मैंने अभी तक कोई भी ट्रबल नहीं मचाया है इधर, लेकिन बाकी लोगों ने मुझे ट्रबल जरूर पहुंचाया है। अगर मैं शांति से इस दुनिया में कल्टीवेट करना चाहता हूँ तो मुझे तुम जैसे एनोइंग छोटे मोटे कुत्तों से पहले डील करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग मुझे कितना कॉर्प्स रिफाइनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो। वो गैंग मेंबर कहता है कॉर्प्स रिफाइनिंग तुम्हारा क्या मतलब है। एमसी कहता है जल्दी करने की कोई देरी नहीं है, क्यों ना तुम मुझे पहले अपने गैंग के बारे में कुछ जानकारी बताओ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वो गैंग मेंबर एमसी के सामने घुटने पे बैठा होता है। वो कहता है मेरा नाम वांग बाओ है, मैं जाओ होंग का एक ट्रस्टेड पर्सन हूँ। वो स्पिरिट डॉग गैंग का बॉस है। क्राउन होटल हमारा बेस है। हम जब ब्रदर हु को देखने गए तो वो जगह पूरा जल गया था। हम इतना डरावना चीज देख के डर गए थे, इसलिए बॉस ने हमें ऑर्डर किया कि हम सारा चीज को डिस्ट्रॉय कर दे। एमसी पूछता है तुम्हारा बॉस जाओ होंग कितना स्ट्रॉन्ग है। गैंग मेंबर कहता है वो 5 लेवल का ट्रांसटेंट है जो कि 3 स्पिरिट डॉग को टेम किया है। वो हर डॉग 3 मीटर से ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर है ऑर्डिनरी लोगों से। वो हाई लेवल
ज़ॉम्बी के बराबर है। एमसी मन में सोचता है ये स्पिरिट कैप्चरिंग आई तो जल्दी ही खत्म होने वाला है। वो कहता है वांग बाओ, मैं तुमको आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी का मर्डर करना या किसी का जलाना क्या ये तुम्हारा पहली बार है? वो गैंग मेंबर कहता है ऑफ कोर्स नॉट, ये तो मेरे लिए आम सी बात है, मैं तो इसे एंजॉय करता हूँ, हा हा हा। एमसी कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कॉर्स मटेरियल बना दूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो गैंग मेंबर कहता है हे तुमने अभी क्या कहा? वो लोग उसे पकड़ के इस तबेले में डाल रहे होते हैं। वो कहता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, वो उसे उसके अंदर डाल देते हैं। एमसी मन में सोचता है ट्रांसजेंड लेवल स्पिरिट डॉग, हाई लेवल ज़ॉम्बीज। मैंने जितना सोचा था ये ज़ॉम्बी प्लैनेट तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो की रिफाइनिंग के कल्टीवेटर इस जगह पे इस प्लैनेट पे पावरफुल माने जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें लाइटली नहीं ले सकता। पहले मुझे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा और ज़ॉम्बी मटेरियल भी कलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे मेरा एनर्जी तो लिमिटेड है क्योंकि मैं अकेला इंसान क्या है कितना ही कर सकता हूँ। वैसे तो ये इन कॉर्प स्ट्रॉन्ग है लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है। अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल नौकरों को यूज करूँ तो शायद ये रिजल्ट अच्छा होगा। स्पिरिट गैंग के लोगों को मारने से अच्छा तो उनको जिंदा रखे, उनको इस्तेमाल करना बेहतर होगा। वो गैंग मेंबर उस तबेले से बाहर आ जाता है एकदम ज़ॉम्बी बन के, जो कि होता है मिडिल ग्रेड इन कॉर्प्स लेवल 3 का कॉर्प सोल्जर होता है। उसके पास 2 स्किल्स होता है जिसका नाम है साइलेंट वॉर और फायर थ्रोन। एमसी कहता है हाँ बुरा नहीं है, मिडिल ग्रेड और 2 इनेट स्पेल भी सही है, सही है। तुम तो असेसिन बनने के लिए बढ़िया चॉइस हो, तुम ज़्याओ बाओ हो, आज से तुम और ज़्याओ हु एक बढ़िया टीम बनोगे। वो दोनों ज़ॉम्बीज एमसी को थोड़ा नर्वस होके देखते हैं। एमसी कहता है 2 बड़े ज़ॉम्बीज मेरे फेवर पाने के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, चलो अभी बदला लेने की बारी आ गई है, अपने अंदर एनर्जी लाओ, अभी खेलने का वक्त आ गया उनके साथ। हमें दिखाया जाता है ग्रांड होटल का एंट्रेंस। हम देखते हैं 3 बंदे पत्ते खेल रहे होते हैं, मेरे होते 3, मेरे पास 2 आ गया, हा हा हा, तुम हार जाओगे। तभी कोई उनका दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अरे भाई ये लड़का कौन है, इसका आउटफिट तो थोड़ा सा अजीब है, क्या ये कॉस्प्लेयर है क्या? एमसी कहता है मैं स्पिरिट डॉग गैंग का नया बॉस हूँ। वो लोग हंसते हैं, कहते हैं इतना फनी, ये पागल लड़का आया कहाँ से, क्या तुम बॉस बनना चाहते हो क्या? मार दूंगा तुम्हें, चलो अब मर जाओ। और वो बियर का बोतल को एमसी की तरफ थ्रो करता है, तभी ज़ियाओ उसको पकड़ के तोड़ देता है। वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं एक हाई लेवल ज़ॉम्बी। एमसी कहता है ये पागल लोगों को अगर मैं जिंदा रखूं तो मेरा रिसोर्स का वेस्ट होगा, ज़ियाओ चलो इनका ख्याल रखो। ज़ियाओ उड़ के जाता है उन पे हमला करने के लिए और वो एक आदमी उसके कंधे पे काटता है और उसके टुकड़े कर देता है। एमसी कहता है हे तुम लोग, तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाल ऐसा ना हो, ज़ियाओ होंग को बोलो वो बाहर आए जल्दी से। वो लोग कहते हैं नहीं प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ मत करो, मैं अभी बॉस को बुलाता हूँ। तभी कुछ लोग आ जाते हैं हथियार लेके, वो होता है गैंग का बॉस। वो कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? एमसी मन में सोचता है क्या यही ट्रांसडेंट है? हाँ सच में इसके बॉडी से तो एनर्जी निकल रही है लेकिन ये स्पिरिचुअल एनर्जी से वीक है, लेकिन ये ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ा सा अलग है। अगर मैं इसको इन कर्व्स बना लूं तो ये बॉस कहता है हे तुम कौन हो और तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? एमसी कहता है ये मॉल मेरा टेरिटरी है और तुमने इसे जला दिया तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बदला लेने आया हूँ। वो बॉस सोचता है क्या इसी आदमी ने उन लाशों को मॉल में ऐसे लटकाया था? ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। क्या ये भी एक ट्रांसडेंट है? नहीं, ये तो ट्रांसडेंट से भी बहुत ही ज्यादा डरावना है और इसके पास तो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाला स्किल्स भी है, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। वो कहता है ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप चाहो तो मैं आपके लिए मेरे लोगों को कह के मैं दूसरा मॉल बनवा दूंगा आपके लिए। एमसी कहता है मैंने सुना कि डोंग्यू सिटी का सारा मॉल हमारे गैंग को बिलोंग करता है तो एक शॉपिंग मॉल से काम नहीं चलेगा। आदमी कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ चुपचाप लो और चले जाओ, हम स्पिरिट डॉग गैंग तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएंगे। एमसी कहता है मैं पूरा गैंग चाहता हूँ। वो बॉस कहता है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है डाजवांग हे ज़ियाओ बाई जाओ इसे कच्चा खा जाओ। एमसी थोड़ा मुस्कुराता है और अपना ऑरा रिलीज करता है। उसके कुत्तों का दांत टूट जाता है उसके सील से। वो देख के एकदम हैरान हो जाता है। ज़ियाओ बाई उसके पीछे आ जाता है और उसके अटैक करता है। वो उसके कुत्ते को सामने ले आता है और अपना डिफेंस करता है। दोनों ज़ॉम्बी गुस्से में उसको देखते हैं। वो सोचता है ये तो बड़ा भाई पाव है जो कि टेंगरू में मिसिंग हो गए थे। यार इधर क्या चल रहा है, मेरे को तो डर लग रहा है। उसने स्पिरिट डॉग को एक बार में खत्म कर दिया, ये तो कोई भी हाई लेवल का ज़ॉम्बी ऐसा नहीं कर सकता। वो चिल्ला के कहता है एरही ज़ियाओ बाओ उनकी रक्षा करो। एमसी कहता है क्या तुम अभी भी अपना डॉग को यूज करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा डॉग फिर से तुम्हें अटैक से बचाए? इन कुत्तों को भी पता है कि मैं क्या चीज हूँ और वो मेरे सामने छुपते हैं। क्या तुम इन लोगों का खाना बनना चाहते हो या फिर मेरा सबॉर्डिनेट? आदमी कहता है इतना जल्दी खुश मत हो, मेरे से मेरा स्पिरिट डॉग और मेरा गैंग कोई नहीं छीन सकता। वो बंदूक निकालता है और कहता है मर जाओ और वो 3 गोली मार देता है, बम बम बम। वो गोली एमसी के पास आ जाता है। एमसी अपना ब्लड शील्ड वायर निकाल के उनको रोक लेता है और वो गोली रिफ्लेक्ट होके उन बंदों पे जाके लगती है। एमसी कहता है क्या यही तुम्हारा लास्ट अटैक था क्या? मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहा था। वो आदमी अपना गन छोड़ देता है और घुटने पे आ जाता है, कहता है स्पिरिट डॉग गैंग अब आपका है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। हमसे कहता है ठीक है, स्पिरिट डॉग गैंग अब मेरा हो गया, ये मेरे लिए काम आएगा और उसके साथ साथ मैं तुम्हारा बॉडी को भी यूज करने वाला हूँ। वो बॉस कहता है वैसे तो मैं लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। एमसी एक गंदा सा मुंह बनाता है, कहता है मुझे गलत मत समझो, मुझे भी आदमी पसंद नहीं है। वो ज़ियाओ बाओ को ऑर्डर करता है
हे जाओ उसको बांध के लाओ मेरे लिए। और वो जियाहू को कहता है मैं ये दोनों कुत्ता तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। वो सारे गैंग मेंबर्स घुटने पे आ जाते हैं और एमसी को अपना मास्टर मान लेते हैं। एमसी कहता है सही है, अब मुझे अच्छे से बताओ सारा चीज। वो कहते हैं कि 10 साल पहले सी स्टार स्पिरिट एक्सप्लोड हो गया और अपना एनर्जी लिविंग बींग्स के अंदर डालने लगा। ज्यादातर लोग इसे झेल नहीं पाए, या तो वो मर गए या तो वो म्यूटेट होके ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर बन गए या फिर ज़ॉम्बी बन गए। और उन्हीं सर्वाइवर्स में कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को हासिल किए और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए। उनके कोर के हिसाब से उनका पावर को डिवाइड किया जाता है 1 to 9 में। अभी हम जहाँ पे है डोंगियर सिटी, ये बहुत ही ज्यादा छोटा सिटी है, लिनजियांग प्रोविंस। ये फ्लेम नेशन सेंट्रलाइज मोनार्ची को बिलोंग करता है। यहाँ पे 2 पावर्स है, एक तो हमारा स्पिरिट गैंग और दूसरा है ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी। वो आदमी कहता है मुझे बस इतना ही पता है, क्या आप इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं? अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैं इसे ढूंढ के आपको बता दूंगा। एमसी कहता है जाओ इसे मेडिसिनल बात की तरफ लेके चलो। वो आदमी कहता है क्या मेडिसिनल बात? एमसी मन में सोचता है इस बार का मेडिसिनल बात मैंने सारा बेस्ट चीजों से बनाया है, कुछ दिनों तक वहाँ पे डुबाए रखूंगा तो इसका टैलेंट जल्दी ही निकल आएगा। वो आदमी कहता है बड़े भाई क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे छोड़ दोगे? एमसी मन में सोचता है ये सही चांस है, अभी मुझे ब्लड बैटल एरे को परफॉर्म करना चाहिए और ज़ॉम्बीज का सेक्रीफाइस करना चाहिए। और वो जूस पी रहा होता है, कहता है मॉडर्न डेज का खाना और पीना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एमसी फिर कहीं पे अपना तलवार लेके उड़ के जा रहा होता है। वो मन में सोचता है जितना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन मेरे पास है वो तो बस आधे घंटे के लिए ब्लड बैटल एरे को सपोर्ट कर पाएगा। मुझे ऐसी जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज है। देखता है कुछ लोगों को जहाँ पे वो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। उसी में एक बुढ़ा आदमी कहता है कि ये स्टेज 3 का कोर है जिसे हमने कई जान को गवा के हासिल किया है, हम इसे खो नहीं सकते, प्लीज इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। उसका बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर जेंग लिनजियांग प्रोविंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का चीफ है, आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लीज आप डरो मत। मैंने रेस्क्यू सिग्नल भेज दिया है, ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी जल्द ही यहाँ पे आने वाली है हमें बचाने के लिए। वो बुढ़ा आदमी कहता है आलस, ये दुनिया बदल गया है, अगर तुम बचना भी चाहते हो ना तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। तभी ज़ॉम्बीज उन लोगों को धकेल के अंदर आ जाता है। वो कहते हैं हम मर गए। तभी एमसी का स्वाड आता है और उन ज़ॉम्बीज को काट देता है। एमसी हवा में उड़ रहा होता है और कहता है यहाँ का हलचल तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एमसी उन बंदों के पास जाता है और उन्हें बचा लेता है। वो लोग कहते हैं महान इंसान हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमसी कहता है हे उसके अंदर क्या है, क्या उसके लिए ज़ॉम्बीज तुम्हारे पीछे आ रहे हैं क्या? वो लोग कहते हैं ये तो एक लेवल 3 ज़ॉम्बी बेयर का लेवल 3 सोनिक कोर है। एमसी कहता है अच्छा ऐसा है, चलो मुझे दिखाओ। और वो अपना ब्लड वायर से उसी बुड्ढे के पास से अपने पास ले लेता है। वो बुड्ढा कहता है प्लीज इसे मत लो, लाइफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर टिका हुआ है, प्लीज इसे हमसे मत लो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसी से हम ज़ॉम्बी को काउंटर करने के लिए वेपन बनाएंगे। एमसी मन में सोचता है अच्छा ये एक एनर्जी कोर है, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है यार, ये हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। मुझे कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस लेवल की चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग कहते हैं ये एक लेवल 3 का कोर है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है? हमसे पूछता है तुम लोग कहाँ से आए हो? तो बॉडीगार्ड कहते हैं एक्जैक्टली हम लिनजियांग प्रोविंस के हैं, लिनजियांग आर्मी के। हमें ऑर्डर दिया गया था कि हम प्रोफेसर जेंग को प्रोटेक्ट करें और सोनिक कोर को वापस लेके जाए। हमसे कहता है क्या बस तुम ही दोनों? बॉडीगार्ड कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे साथ ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी कंपनी को भी बुलाया गया था। उसका साइड वाला बंदा कहता है क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ लिनजियांग आर्मी यहाँ पे आने के बाद वो हमारे किस काम में आएगी? एमसी कहते हैं क्या लिनजियांग आर्मी? एमसी मन में सोचता है यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट को ही अगर हम कंपेयर करें अपना ओजी शख्स से तो उनके बराबर में तो ये लोग कुछ भी नहीं है। इस तरह का केओटिक टाइम में कब क्या हो जाएगा तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, तो मुझे इन लोगों के साथ दोस्ती करना नहीं चाहिए। एमसी कहता है उन बॉडीगार्ड से मेरा एक मदद करो और मैं तुम्हें सेफली यहाँ से लेके चलूंगा। बॉडीगार्ड कहते क्या सच में? हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम रेगुलेशन के अगेंस्ट जाके हम कुछ नहीं कर सकते। एमसी कहता तुम्हें इतना भी कुछ नहीं करना है, बस इस रूफटॉप में खड़े हो और ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करो, यही मेरे लिए काफी रहेगा। और वो अपना तलिस्मान लेके जाता है और वहाँ पे दरवाजे में प्लेस कर देता है। तो कहता है अभी डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इस डोर को स्टोन तलिस्मान से रीइंफोर्स कर दिया है तो ऐसे ज़ॉम्बीज वगैरह इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो तुम आराम से रह सकते हो यहाँ पे। और वो अपना तलवार निकाल के उड़ के जाता है और ब्लड बैनर को निकालता है और उसको एक्टिवेट करता है। चारों तरफ ब्लड बैनर का ऑरा निकलने लगता है और वो ज़ॉम्बीज में फैलने लगता है। एमसी वापस फिर उड़ के उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है सब कुछ रेडी हो गया है तो हम यहाँ से चले। मैं पहले एक बात पूछना चाहूंगा, क्या तुम आना चाहोगे मेरे साथ? बुड्ढा कहता है हाँ हम आपके साथ आएंगे। उसके साइड वाले कहते हैं लेकिन सर। बुड्ढा कहता है अरे चिंता मत करो, अगर ऐसे महान इंसान हमें चोट पहुंचाना चाहते तो कब का चोट पहुंचा चुके होते, हमारे जैसे 10 बंदे भी आ जाए तो इनका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। एमसी अपना ब्लड वायर से उनको बांध के अपने तलवार से उड़ जाता है और नीचे जमीन पे लैंड करता है। तो कहता है ऑल राइट, तो अब तुम खुद का रास्ता देख लो, मैं यहाँ से चलता हूँ। बुड्ढा कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया महान इंसान, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एमसी कहता है मेरा नाम है चूज वन। और वो वहाँ से अपना तलवार लेके उड़ के चला जाता है। बुड्ढा कहता है ये डेफिनेटली रेगुलर ट्रांसटेंट इनेट लेवल से बहुत ही ज्यादा ऊपर का है, जल्दी करो, मैं जाके जल्दी जनरली को इमीडिएटली से रिपोर्ट करना पड़ेगा।
एमसी अपना ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरे एक्टिवेट करता है और सारे zombies के ब्लड को सोखने लगता है। वो zombies पिघलने लगते हैं। एमसी हंसने लगता है, हा हा हा, ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये तो मस्त काम कर रहा है यार। ये ब्लड ऑर्ब्स ये काफी रहेंगे मेरे लिए, ये ब्लड ऑर्ब्स मुझे की रिफाइनिंग के 9th लेवल पे आराम से पहुंचा देंगे। एमसी कहता है, हाँ ये क्या हो रहा है, गोल्डन फ्लावर्स ऑफ मेरिट्स, क्या आसमान से गोल्डन फ्लावर नीचे गिर रहे हैं क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर फेनोमेनन है। ये तो बस तभी आता ना जब कोई बहुत ही ज्यादा मेरिट को ट्रिगर करता है। क्या ये इसलिए है कि मेन zombies को मार दिया और यहाँ का सफाया कर दिया? इतिहास के अंदर डेमोनिक कल्टीवेटर्स को हमेशा उसके कर्मा के वजह से मार दिया गया है और जला दिया गया है। अगर वो हेवनली लाइटनिंग और फायर को ट्रिगर नहीं करते तो वो बहुत ही ज्यादा मजे करते, लेकिन इतिहास में सिर्फ मैं ही एक हूँ जो कि गोल्डन फ्लावर मेरिट को ट्रिगर कर पाया हूँ। तो ऐसे महसूस होता है गोल्डन फ्लावर मेरिट से ब्लेसिंग पाके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ स्पैन बहुत बढ़ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल फीलिंग है। क्या यही इफेक्ट है फॉर्चून ब्लेसिंग का? ही। तभी मैं सोचूं ये राइटियस कल्टीवेटर हमेशा इविल डेमंस को भगाने के लिए आ जाते थे। वो लोग बहुत ही ज्यादा लालची थे इस मेरिट के लिए। अगर मैं ब्लड सेक्रीफाइस कर दूं 1000 zombies को, नहीं 10,000 zombies को, नहीं बिलियंस zombies को, अगर मैं फ्यूचर में ये कर दूं तो मेरे पास इन्फिनाइट मेरिट होगा और मेरा जिंदगी, मेरा उम्र बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरा दौलत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब मैं आराम से सेंटहुड को अचीव कर पाऊंगा। हमारे चैनल पे 98.8% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप भी उन 98.8% में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी। कोई कहता है मैं ऑलरेडी मिस्टर झेंग और बाकी लोगों को भेज दिया है, और लड़का कहता है नो मैटर हम कितना भी पूछे यहाँ पे इतना ज्यादा ब्लडलेस मम्मी क्यों है? मिस्टर झेंग हमारे सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लगता है वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है ये तो स्पिरिट डॉग गैंग के हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं है, तुम जाओ और जाओ होंग को पूछो इस बारे में। पहला वाला आदमी कहता है मैं, लेकिन जाओ होंग पे ट्रांसटेंट है, वो मेरी बात तो सुनेगा भी नहीं। दूसरा बंदा कहता है हाँ क्या कह रहे हो? हमारे ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी के पास लिनजियांग आर्मी का सपोर्ट है, उन कुत्तों का हिम्मत कैसे होगा कि वो हमें कोई ऑब्जेक्शन करे? लिनजियांग आर्मी का सपोर्ट की वजह से पूरा डोंगू हमारे कंट्रोल में रहेगा। हमें दिखाया जाता है वांग गेंजियन ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी का बॉस। सीन शिफ्ट होता है और कहीं पे खाने का सीन दिखाया जाता है। स्पिरिट डॉग गैंग के बंदे एमसी के लिए खाना लेके आ रहे होते हैं। कहते हैं बॉस आपके लिए खाना लेके आ गए। एमसी मन में सोचता है मैं इन लोगों को जिंदा रखे अच्छा किया। आफ्टर ऑल इन कॉर्प्स तो ऐसा काम कभी नहीं कर पाएंगे, मैंने तो मेरिट्स के भी मजे ले लिए हैं। अब मैं इन इनोसेंट लोगों को ऐसे ही नहीं मारूंगा ताकि लाइफ साइकिल का ब्रेक ना हो। एमसी कहता है बहुत बढ़िया, क्या तुम अब बैठ जाओ और खा लो। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्या हमारे नए बॉस तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो पहले जैसा बहुत ही ज्यादा डेंजरियस दिख रहे थे उससे तो बहुत ही ज्यादा अलग लग रहे हैं। ये तो 10,000 गुना ज्यादा अच्छा है चाहोंग से। और वो लोग खाने के लिए रेडी हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। उसी खाने में से एक डम्पलिंग नीचे गिरता है और हमें दिखाया जाता है एक कीड़ा। हमें पता चलता है एमसी का असली सच। आखिर वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, इतना अच्छा वो कैसे कर सकता है? एमसी मन में सोचता है ऐसा है कि जो जिंदा है वो zombies जितना लॉयल नहीं है। जब तक वो मेरा पॉइजन खा लेंगे तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कभी मेरे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। फिर एमसी दूसरे रूम में आ जाता है और कहता है इतना ज्यादा टाइम तक तबेले में सो करने के बाद तुम मुझे डिसअपॉइंटमेंट मत करना, चलो बाहर आ जाओ। हम देखते हैं स्पिरिट डॉग गैंग का बॉस ज़ॉम्बी बन के बाहर आ गया होता है। उसके लेफ्ट हैंड में सिल्ड जैसा होता है और राइट हैंड में भाले जैसा। एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ये कॉर्प्स आर्म तो एक इननेट लेवल का मैजिक वेपन है। वो ज़ॉम्बी घुर्राने लगता है। एमसी कहता है हाँ क्या तुम धोखेबाज, क्या तुम्हें पता नहीं है आसमान कितना बड़ा है और जमीन कितना गहरा है? तुम्हें पता नहीं है किसके सामने झुकना है? और वो उसको डरा देता है अपना ऑरा रिलीज करके। वो ज़ॉम्बी एकदम डर जाता है। एमसी देखता है ये तो हाई ग्रेड का लेवल 7 कॉर्प्स सोल्जर है, इसके पास तो 3 स्किल है, गोल्डन लाइट, डिवाइन ब्लेड स्पेल, कॉर्प्स रोर आर्ट। एमसी कहता है वेल तुमने मेरा एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया, तो अब से तुम्हारा नाम ज़्याओ लोंग है। अच्छा है, ज़्याओ लोंग, जाओ और ज़्याओ को फॉलो करो, ये तुम्हें इस एरिया के बारे में बता देंगे। एमसी जाओ और ज़्याओ को कहता है तुम लोग इसे यहाँ का रूल सिखाओ, ये क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता ये तुम सिखाओ इसे। हमें दिखाया जाता है रात का वक्त ग्रैंड होटल के पास का सीन। ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी का आदमी आया होता है। वो कहता है यहाँ कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पे इतना शांत क्यों है? स्पिरिट डॉग गैंग के लोग तो ऐसे कभी भी नहीं थे। वो दिखता है हाई लेवल ज़ॉम्बीज, यहाँ पे 3 हाई लेवल ज़ॉम्बीज है और जाओहोंग के कुत्ते भी इनके लिए ओबीडियंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि जाओहोंग मर गया या पहले ही स्पिरिट डॉग गैंग खत्म हो गया क्या? तभी लेवल 7 का ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। वो आदमी कहता है डैम इट, उसने मुझे देख लिया, अरे भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। तभी जाओ कहता है रुक जाओ, और वो एमसी के बातें याद दिलाने लगता है। एमसी कहा होता है तुम मेरे आदमी हो और तुम जिसे भी मारोगे ये मेरा रेपुटेशन पे इफेक्ट करेगा, तो बिना वजह के किसी को भी मत मारो जब तक कि मैं ऑर्डर नहीं करता, समझ गए? वो ज़ॉम्बी चुप हो जाता है। बाद में देखता है क्या ये रुक गया, ये मेरे पीछे नहीं आएगा क्या? हमें दिखाया जाता है एमसी का सीन। वो ब्लड ऑर्ब्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है और की रिफाइनिंग के 7th स्टेज में आ गया होता है।
वो कहता है मेरा करंट पावर तो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के लोगों के लिए इनविंसिबल है, तो अभी मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे। एक कल्टीवेटर को फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पहुंचने के लिए उसको अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने डेंटियन में कंप्रेस करना पड़ता है जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाता। ये एक बड़ा सा पावर बूस्टर पिल के बिना ये तो इम्पॉसिबल सा काम है कि हम ब्रेक थ्रू कर पाए इसे। बट इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनता है उसको राइटियस सेट कंट्रोल कर, इसलिए डेमोनिक कल्टीवेटर के पास ये सब कुछ नहीं होता, तो वो एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। वो लोग सोल फ्लावर को कल्टीवेट करने के लिए पावरफुल लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वो उनको रिफाइन करके मेन इंग्रेडिएंट बनाते हैं इस पिल के लिए, लेकिन ये ओरिजिनल पिल से बहुत ही ज्यादा वीक होता है। आखिरी बार जब मैं किंग्सवन कॉन्टिनेंट गया था मैंने तभी ही प्रिपेयर कर लिया था स्पिरिचुअल प्लांट सीड्स को, और यहाँ जॉम्बी प्लैनेट में तो बहुत ही ज्यादा सोल्स मिल जाएंगे मुझे हर जॉम्बी से, तो मैं आराम से बहुत ही लोगों को मार सकता हूँ। जब मैं की रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे पहुंच जाऊंगा तब मैं एक अच्छी जगह ढूंढूंगा सोल फ्लावर के लिए। तभी हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भेड़िए किसी को घेर के खड़ा होते हैं, वो बंदा नीचे गिर जाता है और वो भेड़िए भौंकने लगते हैं। यहाँ पर हम अपना एपिसोड का एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 1 महीने बाद का सीन। एनसी कहता है तो तुमने हाईवे में जायंट वुल्फ्स के झुंड को देखा है और वो वुल्फ्स तुम्हें एम्बुश करने की तैयारी कर रहे थे, तो उसका पपेट हाँ कहता है। एनसी सोचता है ज़ियाहू और ज़ियाबाओ अभी 7th लेवल का ज़ॉम्बी सोल्जर्स है और ज़ाओ लोंग 8th लेवल में पहुंच गया है और इनके ऊपर जायंट वुल्फ के झुंड ने हमला करने का साहस किया है, तो वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होंगे। मैं भी वो मेरे सोल फ्लावर ब्रीडिंग ग्राउंड में काम आएंगे। मैं अभी 9th लेयर ऑफ की रिपेयरिंग में पहुंच गया, तो अभी मुझे बाहर जाना चाहिए और मेरे पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। वो उड़ के बाहर जा रहा होता है और कहता है हाँ तो ये जगह है, ये तो लिंजियन आर्मी का गार्ड है, ये लिंजियन आर्मी का गार्ड। इसे मैंने आखिरी बार बिल्डिंग के कोलैप्स होने के वक्त देखा था। एक फर्स्ट लेवल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग इस तरह मारा गया है, तो वो जरूर ताकतवर होंगे। कभी कोई आवाज होता है, एनसी पीछे दिखता है और कहता है क्या एक बच्चा रो रहा है। फिर वो उस दिशा में मुड़ता है और अपना मैजिक करता है जिससे कि वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है और एक वुल्फ का पंजा एनसी के पैर में आके गिरता है। एनसी कहता है इवन लिंजियन आर्मी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग मारा गया है, तो यहाँ पे एक बच्चा सर्वाइव कैसे कर सकता है और वो इतना जोर से रो कैसे सकता है। अगर ये और कोई होता तो वो पागल बन भी जाता किसी को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारा किस्मत खराब है बच्चों, मेरे जैसा कोल्ड ब्लडेड रूथलेस डीमन कल्टीवेटर के हाथों लगे हो। वो वुल्फ्स हाउल करते हैं। एनसी अपना टूल निकालता है और उसके तीनों ब्लड सोल्जर उससे बाहर आ जाते हैं। वो वुल्फ रोर कर रहे होते हैं। एनसी कहता है मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, ये वुल्फ किंग तो 2nd लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर है। वो वुल्फ हाउल करता है तो बाकी वुल्फ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी कहता है वो जियांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुल्फ को मेरे लिए छोड़ दो और बाकी सब तुम देख लो, तो उसके सोल्जर उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एनसी और वो किंग वुल्फ आमने सामने होते हैं। वो किंग वुल्फ गुर्राता है, पर एनसी कहता है तुम मुझे काटना चाहते हो। फिर वो अपना ब्लड स्टील वायर निकालता है और उस पे हमला करता है जिससे कि वो वुल्फ किंग दूर फेंका जाता है। एनसी कहता है तुम बिना मरे मेरे ब्लो को सर्वाइव कर लियो, क्या तुम्हारा चमड़ी इलास्टिक का है क्या। वो पीछे दिखता है तो उसके सोल्जर्स बाकी वुल्फ को मार रहे होते हैं। एनसी कहता है इन सबको पकड़ो और होटल लेके चलो। तभी कुछ लोग टैंक लेकर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं आखिर चल क्या रहा यहाँ पे, कार्स सप्लाई और लिंजियन आर्मी के बॉडी यहाँ से गायब हो गया है। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वुड स्पिरिट है जिससे कि मैं प्लांट्स के साथ कम्युनिकेशन करके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली कुछ क्लू फाइंड कर लूंगा। वो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और देखता है पास्ट में हुए गए सीन को। वो एमसी को देखता है और सोचता है यहाँ पे एक बैटल हुआ था, एक इंसान और 3 ज़ॉम्बीज और उसके साथ वुल्फ्स के झुंड के साथ। आखिर में उन वुल्फ्स को हरा के वो इंसान उनको यहाँ से लेके गया है, लेकिन वो वुल्फ किंग तो 2nd लेवल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर था। बिना किसी चोट के वो इसे एस्केप कर कैसे पाया होगा। दूसरा बंदा कहता है हम डोंगो सिटी में बहुत समय से हैं और मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे कोई 3rd लेवल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग नहीं है। एक इंसान को 4th लेवल में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसोर्स की जरूरत होती है, तो वो अकेले में ऐसे नहीं घूमेंगे। डोंगो सिटी तो सच में एक समुंदर की तरह है। हाई लेवल ज़ॉम्बीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक पावरफुल इंडिविजुअल भी है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन छोड़ो, हम उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकते। पहले हम अपने ब्रदर्स के बॉडीज को ढूंढते हैं और उन्हें दफनाते हैं। नहीं रुको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग के अलावा भी ये वो हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एनसी कहता है राइज, तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाता है। एनसी कहता है ये मिस्ट फॉर्मेशन और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, तो इस जगह के बाहर एक कैमोफ्लेज बैरियर बन गया है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरा रहेगा, तो ये जगह अब एक ब्लेसड लैंड की तरह बन जाएगा। तो तुम लोग यहाँ पे आराम से कल्टिवेट कर सकते हो और यहाँ पे शांति से जिंदगी बिता सकते हो। तो बाकी लोग चीयर करने लगते हैं। कहता है हमारा बॉस इनक्रेडिबल है, जब से ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है तो हम सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल में है। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह का दिन आएगा, और उसके ऊपर ये सब तो स्पिरिचुअल प्लांट है जो कि हमें बॉस ने दिया है। ये ओरिजिनल ब्लू प्लैनेट में उगने वाले वेजिटेबल्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। एनसी सोचता है मैं इस जगह को स्पिरिट डॉग गैंग के हाथों पे छोड़ दूंगा ताकि वो लोग इसे मैनेज करे और हमारा फूड सप्लाई को इम्प्रूव करे, ताकि मैं अपने डेमोनिक पाथ को कल्टीवेट कर सकूं। हम देखते हैं उस वुल्फ बॉस को बांध के रखा गया होता है। एनसी एक रूम में आता है और कहता है सोल फ्लावर, मेरा पाथ ऑफ फाउंडेशन अब तुम्हारे ऊपर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और किंग्सवन कॉन्टिनेंट किंग की सिटी का
सीन दिखा जाता है। एमसी वहाँ पे आ गया होता है। वो सोचता है ब्लू प्लेनेट में मैंने स्पिरिट फ्लावर को प्लांट कर दिया है, जब तक मेरा ब्लड मिरर रिस्टोर हो जाएगा वापस से तब तक वो सब मैच्योर हो जाएंगे। तो अभी मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल ये है कि मैं अपने लिए सूटेबल मैजिक स्किल को ढूंढूं जो मेरे फाउंडेशन पीरियड में काम आएगा। ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे फिर से उजी सेक्ट के एक डिसाइपल को ढूंढना पड़ेगा लियो जेनसियोंग के साथ मिलने के लिए। फिर वो अच्छे से सुनने लगता है। लोग बात कर रहे होते हैं, ब्रदर वही क्या झंगचिंग वापस आएगा? फिर एमसी सोचता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, वही हुआ चेंगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान में हूँ कि झंगचिंग सेंगहान सेक्ट में वापस चले न जाए हमारे बिछड़ने के बाद। वो फैमिली हमें एक दो बार के लिए तो बचा लेंगे लेकिन बार बार वो भी हमें नहीं बचा सकते। दूसरा बंदा कहता है तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि हम पकड़े ना जाए। एमसी कहता है केयरफुल ये काफी नहीं है, चाहे झंगचिंग एक गद्दार हो या नहीं लेकिन वो जरूर कोई ना कोई परेशानी लेके ही आएगा। मुझे अभी इससे दूर ही रहना चाहिए ताकि मैं इन सब में इन्वॉल्व ना हूँ। फिर हम देखते हैं किसी थैली में किसी का कटा हुआ सर नीचे गिरता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहता है रास्ते से हट जाओ। तो उसे एक बंदा कहता है दिन के उजाले में तुमने इस तरह का एक क्राइम कमिट किया है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? वो बंदा कहता है मैं सेकंड सेक्ट का 4th डिसाइपल हूँ, मेरा नाम है ओयोंग हाओ। मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मैं उजी सेक्ट के बचे हुए लोगों को हंट करूं। जो सर नीचे गिरा है वो झेंगचेंग है, वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर था उजी सेक्ट का। उसकी बात सुन के वो बंदा घबरा जाता है और कहता है क्या मैंने आपको ऑफेंड कर दिया? फिर वो डिसाइपल उसके हाथ को काट देता है और कहता है इग्नोर एंड स्टूपिड, मैं तुम्हारा जान बख्श रहा हूँ। साइड में देखता है और कहता है अच्छा तो सच में यहाँ पे डेमोनिक विलेंस है, भागने की कोशिश मत करना। कोई बंदा कहता है ये ओयोंग हाओ तो सच में ऑब्जर्विंग है, तुम अपना वॉइस को धीमा करो। तो सेंगहान सेक्ट के एक जीनियस लड़का है, वो जल्द ही डायरेक्ट डिसाइपल बनने वाला है। मैंने सुना था कि वो बहुत ज्यादा क्रूएल है डेमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए। उजी सेक्ट के 10 में से 3 इनर डिसाइपल इसके हाथों मारे गए हैं। इतनी कम उम्र में वो ऑलरेडी 9th स्टेज के की रिफाइनमेंट में पहुंच गया है। उसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में उनका सेक्ट लीडर बन सकता है। एमसी सोचता है ऐसा लग रहा है कि ओयोंग हाओ ही असली ढूंढने वाला है, एक जीनियस डिसाइपल। हम देखते हैं वो ओयोंग किसी का पीछा कर रहा होता है। वो कहता है उजी सेक्ट के कचरो बनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो अपना स्पिरिचुअल शॉर्ट फिंगर का इस्तेमाल करने लगता है। वो दोनों उजी सेक्ट के बंदे देखते नहीं, फिर वो अपना शील्ड को बनाते हैं जिससे कि उसका स्पिरिचुअल शॉर्ट फिंगर टकराता है, हवा में उड़ के आता है और कहता है हाँ देखो तो तुमने मेरा स्पिरिचुअल शॉर्ट फिंगर को ब्लॉक कर लिया, तुम इसको ब्लॉक करने के लिए कैपेबल हो, तुम लोग वही कचरे उजी सेक्ट के बंदे हो ना। तभी उसके बीच में कोई बंदा आ गया होता है और कहता है क्या तुम मेरे बारे में इतनी जल्दी भूल गए? मैं झेंगचेंग हूँ, मैं वापस आया हूँ ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। वो दोनों बंदे देख के हैरान होते हैं, कहते हैं क्या झेंगचेंग, लेकिन कैसे? वो कहता है यहाँ से चले जाओ, क्या तुम मुझे लड़ते हुए देखना चाहते हो क्या? और डिसाइपल कहता है हाँ मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहे हो तुम, डेमोनिक कल्टीवेटर्स के पास बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स है, तुमने मुझे खुश कर दिया लेकिन तुमने मेरे शिकार को भगा दिया। अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम मौत के लिए तड़पोगे। हम देखते हैं वो अपना एमसी होता है, वो हंस रहा होता है हा ये तो उल्टा होने वाला है बच्चे, तुम हमारा शिकार बनने वाले हो। वो डिसाइपल कहता है हाँ हम सेंगहान सेक्ट के स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है जिससे कि हम कुछ भी तोड़ सकते हैं। अगर तुम ये सोच रहे होगे कि तुम इस तरह के लो लेवल कॉर्प्स के साथ मुझे परेशान कर दोगे तो तुम जरूर सपने ही देख रहे होगे। फिर वो अपना स्वॉर्ड निकालता है, उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो एमसी अपना ब्लड स्टील वायर को बाहर निकालता है। वो बंदा सोचता है क्या ये नहीं टूटा? क्या इसका मतलब ये इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है? फिर एमसी ब्लड बाइंडिंग स्किल का इस्तेमाल करता है। वो स्टूडेंट कहता है इंटरेस्टिंग, सेंगहान सीक्रेट स्किल रिलीज, जिससे कि वो एमसी के ब्लड बाइंडिंग स्किल से छूट जाता है और कहता है तुम्हारा छोटा सा ट्रिक्स यहीं पे खत्म होता है, अब तुम मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट किलर मूव को देखोगे। एमसी कहता है क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? देखने में ये बेस्ट लग रहा है, वैसे भी मुझे एक डिसेंट ओपोनेंट चाहिए था ताकि मैं अपना ट्रेनिंग का रिजल्ट चेक कर सकूं। वो स्टूडेंट कहता है सेंगहान एब्सोल्यूट स्वॉर्ड फिंगर। एमसी कहता है ज़ालोंग। वो दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ जाता है। वो बंदा एकदम हैरान होता है, कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मैं यहाँ पे गिर कैसे सकता हूँ, तुम आखिर हो कौन? एमसी कहता है अरे तुम तो सेक्ट के जीनियस थे ना। तभी हम देखते हैं एमसी के सेक्ट ब्रदर्स वापस चले गए होते हैं। वो कहते हैं दिस गाइस ब्लड स्टील वायर, ये तो जरूर चूजवान है, सीनियर ब्रदर चूजवान ने हमें दोबारा बचा लिया। इस तरह का डिसाइपल्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो इस तरह ट्रैवल में जाए। तुम यंग हाउस से कहाँ पे मिले? मुझे लेके चलो, हमें उससे बचाना पड़ेगा। एमसी कहता है कोई जरूरत नहीं है, उजी सेक्ट के की रिफाइनमेंट डिसाइपल चूजवान आपको ग्रीट करता है अंकल लियो। आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।